अच्छा, हम दो ही हैं, दूसरा कोई नहीं है? रिपोर्टिंग, FR, F7। अब बेसिकली ये वो पेपर है जो कि हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हमने बचपन से पढ़ी है, यानी हम कह लें FA1, हम कह लें FA2 जो फाउंडेशन के पेपर होते हैं, ACCA का F3 जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पहला पेपर होता है, उसके बाद है FR। अब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी एक तरह से टैक्स जैसा ही कोर्स है। मतलब कि जिस तरह से टैक्स में रूल्स होते हैं कि ये ऐसे होगा, ये यूं होगा, ये ऐसे ही हो सकता है, इस तरह FR का पेपर भी ऐसा ही है। हम ऐसे ही दो पेपर पढ़ाता हूं मैं, जो जिसमें सारे सेट ऑफ रूल्स हैं, जिसमें दिमाग बच्चे ने उस तरह से नहीं चलाना जिस तरह से उसने F5 में या कॉस्टिंग के अंदर दिमाग चलाना होता है। कि कॉस्टिंग के अंदर तो आपको बहुत ज्यादा डीप जाके सोचना पड़ता है। FR हो या टैक्स, उसमें आपको चीजें या रूल्स आने चाहिए। अगर आपकी रूल्स पे ग्रिप है, जैसे कि आपने भी टैक्स का पेपर भी दिया, तो आपके लिए पेपर इंशाल्लाह कोई मुश्किल नहीं होगा। लेकिन अगर रूल्स पे ग्रिप नहीं है तो फिर पेपर से मुश्किल कोई चीज नहीं हो सकती। अब जैसे आपने पेपर दिया हुआ है तो इसका फॉर्मेट भी वैसा ही है कि पहले सेक्शन ए की बात होगी। सेक्शन ए हमारा कौन बनेगा करोड़पति, मतलब MCQs होंगे कितने, 15। एक के होंगे 2 मार्क्स, मतलब 30 मार्क्स का ये सेक्शन हो गया। सेक्शन बी MTQ शरीफ। MTQ यहाँ पे भी 3 MTQs आएंगे। एक MTQ की टोटल वर्थ होगी 10 मार्क्स की। अब ये 10 मार्क्स कैसे डिवाइड हुए हुए होते हैं? हर एक MTQ में 5 क्वेश्चंस होते हैं और हर सवाल 2 मार्क का होता है। एक केस स्टडी बोल लो या एक सिनेरियो बोल लो या एक टॉपिक के ऊपर ये उठ के आ जाता है। और तीसरा, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है टेक्स्ट के पेपर से। बाकी तो ए और बी पार्ट जो है वो टेक्स्ट का ही फॉर्मेट है। CRQ जो है, जो आपको एक्सेल पे लिखना होता है टेक्स्ट के अंदर, यहाँ पे आपको एक्सेल भी अवेलेबल होता है, आपको यहाँ वर्ड भी अवेलेबल होता है। थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा कि वर्ड क्यों अवेलेबल होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह आपके पास ब्लैंक डॉक्यूमेंट होता है, आप लिख सकते हैं उसमें। एक्सेल शीट भी होती है और वर्ड भी अवेलेबल होता है। टेक्स्ट में 3 पेपर आते थे, 3 क्वेश्चन आते थे। यहाँ पे 3 क्वेश्चंस नहीं आएंगे, यहाँ पे 2 क्वेश्चंस आएंगे। 20 मार्क का एक क्वेश्चन, यानी CRQ की वर्थ है वही 40 मार्क्स। टैक्स में क्या होता था? 15 मार्क का एक सवाल, 15 मार्क का दूसरा सवाल और 10 मार्क का एक और सवाल, होते वो भी 40 थे। यहाँ पे 3 क्वेश्चंस नहीं है, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ 3 वी आर गोइंग टू हैव 2 क्वेश्चंस। और यहाँ पे भी हमें पता है कि ये 2 क्वेश्चंस कहाँ से, किस टॉपिक से आएंगे, ये हमें एग्जामिनर ने बताया है। यानी एग्जाम पैटर्न या पेपर फॉर्मेट में सिर्फ सेक्शन सी में थोड़ा सा फर्क है कि 3 नहीं 2 क्वेश्चन आने हैं। यहां तक कोई प्रॉब्लम? नहीं। अब हम आगे बढ़े। अब ये जो एक चीज है CRQ के लिए, CRQ में 2 क्वेश्चन आएंगे। तो एग्जामिनर ने कहा बेटा देखो बात सुनो, एक सवाल जो है ना, वो तो मैं 20 मार्क का लाजमी दूंगा रेशियोज के ऊपर। इसमें दूंगा 20 मार्क का एक सवाल, लाजमी एक क्वेश्चन दूंगा। कुछ भी हो जाए, इंशाल्लाह एक सवाल लाजमी आएगा 20 मार्क्स का, जिसको स्टूडेंट्स आसान भाषा में, आसान जबान में रेशियो एनालिसिस का सवाल बोलते हैं। ये तो लाजमी 20 मार्क का सवाल है, ठीक है। और दूसरा 20 मार्क का सवाल, क्योंकि 2 क्वेश्चन आने हैं ना 20-20 मार्क के CRQ में, तो दूसरा जो है उसमें उसने चॉइस रख दी। उसने कहा वो मेरी मर्जी है। उसने क्या कहा? मेरी मर्जी। हमने बोला भाई मर्जी क्या है? तो उसने कहा मर्जी ये है कि देखो, या तो मैं कंसोलिडेशन पे दूंगा, कंसोलिडेशन पे दूंगा, या कंसोलिडेशन अगर नहीं दूंगा
तो मैं इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट दे दूंगा, फाइनल अकाउंट्स जिसको हम आसान जबान में बोलते हैं। यानी वो ग्रुप ऑफ कंपनी का इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट या दोनों बनाने के लिए दे सकता है। इनकम स्टेटमेंट बोले तो प्रॉफिट एंड लॉस, जिसका नाम हम पेपर में यूज करेंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। और बैलेंस शीट का नाम आपको पता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। या तो ग्रुप ऑफ कंपनीज का आ जाएगा जिसको कंसोलिडेशन बोलते हैं, F3 में आपने इसको टेस्ट किया है। या फिर एक इंडिविजुअल कंपनी का इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट आपसे पूछ लिया जाएगा, दोनों में से एक चीज आएगी। यानी हमारे पास ये तय है कि रेशो से लाजमी क्वेश्चन आएगा, और एक क्वेश्चन हमारे पास कंसोलिडेशन या और फाइनल अकाउंट से आएगा। यानी हमें CRQ का फॉर्मेट एग्जामिनर ने बता दिया है, so we are aware of. Any questions? नहीं, सही है। Okay. अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं हमेशा हर सेशन में बोलता हूँ, लेकिन बच्चों की समझ में नहीं आती, वो आखिरी में समझते हैं लेकिन उस वक्त लेट हो जाता है। रेशो से मुराद क्या है? तो पता है हमारे स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो बेचारे पढ़ना अभी अभी शुरू किया होता है, तो वो रेशो समझते हैं कि वो फार्मूले हैं, जैसे कि वो प्रॉफिट मार्जिन का, तो मार्कअप का, तो रोज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का, लिक्विडिटी के रेशियोज, वर्किंग कैपिटल के रेशियो, रिसीवेबल डेज, पेएबल डेज, इन्वेंट्री डेज, गियरिंग, इंटरेस्ट कवर, डिविडेंड कवर, ये फार्मूले हैं। फार्मूले हम याद करेंगे, कहानी खत्म हो जाएगी। बेटा ऐसा कोई सीन नहीं हो रहा। यहाँ पे मैं पहली क्लास में ही सबको बताता हूँ, मेरी हमेशा से आदत है। रेशो का मतलब है थ्योरी। ये 20 मार्क है ना, तो बेटा ये याद रखना, इस 20 में से 14 मार्क्स की होगी थ्योरी, ज्यादा से ज्यादा 6 मार्क्स की होगी कैलकुलेशन। ये पहले दिन से दिमाग में बिठा लो कि रेशो का जो 20 मार्क का सवाल है वो थ्योरी का सवाल है। न्यूमेरिक्स उसके सिर्फ 6 मार्क्स की मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा 6 मार्क्स की वेटेज रखेगा। थ्योरी उसमें 14 मार्क की होगी। यानी सर ये थ्योरी कैसे होगी, रट्टा लगाना होगा? नहीं बेटा, ऐसा कोई सीन नहीं होगा। एक आपके पास सिनेरियो होगा, कंपनी की कहानी होगी, उसके आप रेशो निकालोगे और उस पर आप करोगे कमेंट्स। कमेंट्स इसको कहते हैं इंटरप्रिटेशन, कि ये रेशो जो आपने निकाला है, जो मार्केट है, जो कंपनी के हालात हैं, जो सिनेरियो में वाकयात हैं, उसके मुताबिक आपको लगता क्या है कि ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छी बात है कि बुरी बात है? ये होता है लिखना। इसलिए आपको FR में एक्सेल के साथ साथ आपको जो है वो डॉक्यूमेंट यानी वर्ड का ब्लैंक फॉर्मेट भी ऑप्शनल अवेलेबल होता है। आप एक्सेल पे भी कर सकते हैं, आप वर्ड पे भी लिख सकते हैं। हम एक्सेल पे ही कर रहे होते हैं क्योंकि हमारा एक यूज टू होता है, टैक्स का पेपर हम दे चुके होते हैं या कोई भी और पेपर, तो आप एक्सेल पे ही करेंगे, एक्सेप्टेबल है, कोई इशू नहीं। आप वर्ड में करने जाएंगे आपको टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो रेशो याद रखिए, रेशो थ्योरी है। रेशो में कैलकुलेशन का दिमाग नहीं बनाना। बच्चे जो है ना इसे कैलकुलेशन करके इसके रेशोज निकाल के बड़ा खुश होते हैं कि हमें रेशो आ गया। मैं अभी से कह रहा हूँ, रेशो जिसको लिखने आता है उसको रेशो आता है, जिसको लिखने नहीं आता रेशो उसको रेशो नहीं आता, और रेशो मरवा देता है, रेशो पेपर में फंसा देता है। तो रेशो को अच्छी तरह से हमने देखना है, और ये प्रैक्टिस करके ही आएगा। ये हमें प्रैक्टिस करके ही आएगा, बगैर प्रैक्टिस हम रेशो को नहीं देख सकते। और इसकी प्रैक्टिस हम कैसे करेंगे? फार्मूले तो हमें F3 में भी याद हैं। जो बच्चे F5 करके आते हैं उनको तो सारे ही फार्मूले आते होते हैं, वो तो सारे फार्मूले पढ़ चुके होते हैं। ठीक है, उनको तो एक भी फार्मूला से दो चार फार्मूले होते हैं गेयरिंग के, और इंटरेस्ट कवर, डिविडेंड कवर वो नए होते हैं जो F3 में उन्होंने पहले पढ़े होते हैं। लेकिन मसला होता है लिखने का, इंटरप्रिटेशन का।
और ये आएगा कैसे, जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आप इसको लिखेंगे। लिखेंगे और किस पे, कॉपी पे लिखना हमेशा से मना है। हम किस पे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे एक्सेल पे या अपनी वही स्प्रेडशीट पे, तो ही हमारा रेशियो जो है वो पक्का होगा। बाकी तो पूरा पेपर जो है वो न्यूमेरिक्स पे है। इस पेपर में थ्योरी जो है वो बहुत कम है, F6 की तरह। बस ये रेशियोज जो है वो कंफर्म 14 मार्क्स की थ्योरी का आएगा। बाकी जो है वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग फ्रेमवर्क की 2 चैप्टर्स हैं जो कि थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं। इसके अलावा पूरा पेपर जो है वो न्यूमेरिक्स पे घूम रहा होता है और इसकी थ्योरी भी न्यूमेरिक्स के हिसाब से बनी हुई होती है। तो ये एग्जाम का एक फॉर्मेट और रेशो के हवाले से हमारी एक छोटी सी ब्रीफिंग है, जो हमारी आदत है कि रेशो एक टॉपिक है। रेश के अलावा अब सर आपने बता दिया कि रेशियो एनालिसिस या इंटरप्रिटेशन जो है ये CRQ का टॉपिक। कंसोलिडेशन, फाइनल अकाउंट, आइदर, आइदर मतलब एक, इनमें से एक CRQ में आएगा। एम आई राइट? तो सर बाकी पेपर में क्या होगा? अब हमारे पास सर MTQs हैं, MCQs हैं, इसमें क्या आएगा? तो भाई इसके अंदर देखो आपके पास टॉपिक्स हैं। अब एक बात समझना, अगर फाइनल अकाउंट आ गया तो कंसोलिडेशन का बहुत ज्यादा चांस होता है कि कंसोलिडेशन जो है वो कहाँ आ जाए, वो MTQ आ जाए 10 मार्क का। कैश फ्लो है हमारे पास, ये कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क की थ्योरी ये पेपर में MCQs में इधर उधर होती है, आती रहती है। बाकी जो पूरा पेपर है ना आपका, वो ये टॉपिक है जिसको मैं अब येलो से भी सर्कल कर रहा हूँ, IAS एंड IFRS। जैसे टैक्स के लिए क्या होता है, टैक्स एक्ट होता है, गवर्नमेंट का कानून, टैक्स ईयर 22-23, फाइनेंस एक्ट को हम पढ़ते हैं, वहां से चीजें निकलती हैं और टैक्स का पेपर होता है। ठीक है ना, स्टेडी टैक्स बनता है वगैरह वगैरह। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है? आपकी जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ना, ये कहाँ से निकली? ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जिसका अब नाम इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है, इससे निकली। आपका कोर्स, आपकी बुक, आपका पूरा सिलेबस का आप कह लो कि 60 to 70% IAS एंड IFRS प्लस कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क की थ्योरी है। बाकी कंसोलिडेशन के 3-4 चैप्टर। फाइनल अकाउंट उस वक्त तक आप सॉल्व नहीं कर सकते जब तक आपको IAS और IFRS ना आते हो। यानी अगर CRQ फाइनल अकाउंट का आता है तो फाइनल अकाउंट्स क्या है, फाइनल अकाउंट IAS और IFRS को सॉल्व करके इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाना है। तो ये बड़ा एक छोटा सा सिलेबस मैंने लिखा है। टैक्स का सिलेबस तो आपको पता है इतना बड़ा होता है, लिखते लिखते हम थक जाते हैं, लेकिन इसका सिलेबस टैक्स के मुकाबले में छोटा है, इतना बड़ा कोर्स नहीं होता। ठीक है, अब ये मैंने कुछ आपके सिलेबस से उठा लिया है कि ये आपके सिलेबस की डिटेल है। ठीक है, अब देखो ये आपके येलो से जो मैं हाईलाइट करूंगा ये सारे IAS और IFRS हैं। ये आपके सारे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो मैं आपके सामने अभी दिखा रहा हूँ। जो येलो से हाईलाइट किए हैं ये कोई ना कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, IAS 16 हो, 20 हो, 37, 10, 33। अब ये इस तरह से हमारे पास येलो से जितने हाईलाइटेड हैं ये सब IAS और IFRS हैं। और ये फाइनल अकाउंट का एक चैप्टर है। मैंने कहा जब येलो यानी IAS पे ग्रिप होगी तो फाइनल अकाउंट खुद ब खुद बन जाएंगे। इसके बाद जो रिमेनिंग रहता है ये कंसोलिडेशन है। ये आपकी बुक जो है ना, कैप्लान की बुक हम फॉलो करेंगे। ये कैप्लान की बुक का इंडेक्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। ये कैप्लान की बुक का इंडेक्स है। ये हमारा एक टॉपिक है कंसोलिडेशन का, कलर वाइज मैंने स्पेसिफाई कर दिया। ये मेरे पास दूसरा टॉपिक है जिसको हम रेशियो बोल देते हैं। बाकी कैश फ्लो एज, अगर बेसिकली बात की जाए तो ये IAS 7 है।
है ये भी IAS इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। यानी आप देखो आपका कोर्स मोस्टली, अब ये जो थ्योरी पिंक से हाईलाइट की ये भी तो IAS और IFRS की थ्योरी है, चलो इसको हम अलग कर देते हैं। बाकी बेसिकली आपका मेनली कोर्स जो खड़ा है वो सब का सब IAS और IFRS पे है, या आपकी बुक की इंडेक्स है जो आपके सामने अभी शेयर हो रही है। यहां तक कोई तकलीफ? नहीं, क्लियर है ये सब। अब एक खुशी की बात जो है बच्चों के लिए वो ये है कि जैसे हमें पता है कि आजकल जो है वो टैक्स का पासिंग सबसे हाईएस्ट है। तो टैक्स और FR ये दो पेपर ऐसे हैं जिनका पासिंग रेशियो जो है वो 50% प्लस ही रहता है, 45 to 55 के बीच में रहता है। ये FR वगैरह, FR और टैक्स का पासिंग है कि 50 के करीब करीब होता है। यानी इन पेपर को अगर बच्चा पढ़ने वाला है तो वो इस पेपर को पास कर सकता है। F5 की तरह नहीं है कि कभी 30% बच्चे पास हो रहे हैं तो कभी 32% बच्चे पास हो रहे हैं। ये पेपर थोड़ा सा रहम खाता है। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा पेपर का इंट्रोडक्शन कि पेपर क्या है, किस तरह से है, और इसमें हमारे पास कौन कौन से टॉपिक्स हैं, और पेपर का फॉर्मेट क्या है। तो हमने अभी सिर्फ उस पर बात की है। ठीक है।